पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 23 हलकों में अपने कैंडिडेट्स दिए। जब भी हमें फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मिलेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन में कामयाबी हासिल। यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग पा रही इसलिए कि पावर इशू है, तो वो उसको ओवरकम करने के लिए हाइड्रल सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए। गवर्नर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो होगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आई थिंक वो सीट मांग रहे हैं। नो अगर वो हमारे साथ अलायंस में होते फिर तो उनका मांगने का हक होता। जब हमारा अलायंस नहीं है जी, जब हमारे पास अपनी तादाद पूरी है, वहाँ पे पाकिस्तान में तो उनके पास तादाद पूरी नहीं थी, तो पीपल्स पार्टी की हमायत के साथ वो गवर्नमेंट बना सके। ऑल टाइम फ्लाइट्स हों, ऑल वेदर फ्लाइट्स हों, और लैंडिंग फैसिलिटीज़ जो हैं मॉडर्न लैंडिंग फैसिलिटी वो, और एयरपोर्ट बड़ा हो। अभी आप देखें स्कर्दू में जब से दीगर एयरलाइंस को अट्रैक्ट हुआ है और वो बोइंग की फ्लाइट्स होती हैं, तो वहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 फ्लाइट्स आ रही हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की सदर जरदारी साहब की नो उससे पहले भुट्टो शहीद ने यहाँ पे एफसीआर खत्म की, राजगिरी निज़ाम खत्म किया। बिल्कुल ऐसा ही शाहराह कार्यक्रम भी एक जिंदा मिसाल सामने भुट्टो शहीद का दिया हुआ है। सेकंडली मेजर इंपॉर्टेंट बात थी गिलगित के लोगों के लिए कि जो कमोडिटीज़, जो पेट्रोल और वीट, ये जिस प्राइस पे कराची थी उस प्राइस पे यहाँ पे फराम होती थी। ये भुट्टो साहब का डिसीजन था 74 का। यहाँ पे बड़े रिच माइंस हैं, बिल्कुल बड़ा रिच एरिया है मिनरल्स के लिए। ये यहाँ पे टूरिज्म जड़ी जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल, अभी हम देख के आए थ्रू आउट शंदूर से लेके यहाँ गिलगित तक सबसे ज्यादा जो लेक्स हैं इसी डिस्ट्रिक्ट गजर में हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान का है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है। बिल्कुल इसका बड़ा शानदार क्लाइमेट है गर्मियों में भी, और जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से 6 और 7 जो है पाकिस्तान में इसलिए ये बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। अभी सी पैक का जो प्रोजेक्ट चला, आसिफ अली जरदारी साहब ने इनिशिएटिव इसका लिया है। जी, डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूं और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा हैं। उन्हीं से ही बात करेंगे हम। बुखारी साहब ज़रा बताइएगा प्लीज़, इलेक्शन की अचीवमेंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में जो एक चैलेंज था और कहा जा रहा था कि यहाँ से नून लीग या कुछ और आज़ाद जो ग्रुप हैं वो क्लीन स्वीप करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी को कैसा देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे हमेशा बिलीव करती है, जब भी हमें फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मिलेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, या पाकिस्तान का कोई और हिस्सा भी हो। हमने आगाज़ में हमारी क़यादत ने फैसला किया इस इलेक्शन प्रोसेस में, हमारी क़यादत ने इलेक्शन बोर्ड बनाया, और फिर उस इलेक्शन बोर्ड, ऑब्वियसली मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का, तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था उसने विज़िट किया। पहले मैंने बतौर सेक्रेटरी जनरल एप्लीकेशंस मांगी, तो 24 हलकों के लिए ऑलमोस्ट हमें 124-25 एप्लीकेशन आई। तो मेरी क़यादत ने फैसला किया कि तमाम कैंडिडेट्स को, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनका इंटरव्यू करके फिर सिलेक्शन की जाए। तो उसमें मैं और बोर्ड के मेंबरान यहाँ आए, बाकी कुछ वीडियो लिंक पे थे, और उनको 124 लोगों का स्कर्दू में भी और गिलगित में भी बैठ के इंटरव्यू किया। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 23 हलकों में अपने कैंडिडेट्स दिए। एक हलका हमने रिक्वेस्ट की थी JUIF के अमीर जनाब मौलाना रहमान साहब ने मेरी क़यादत से, तो हमने वो उस पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया। बहरहाल ये इलेक्शन हुआ, अल्लाह के फजल से हमारी जो मुकामी तंजीम थी उनके बड़े एफर्ट्स थे, और इलेक्शंस नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद तशरीफ लाए, और आशफा भुट्टो साहबा भी आई, तो वो कैंपेन उन्होंने की। हमने अपनी जो टीम बनाई थी उसकी ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट की थी। कुछ लोगों को हमने दियामर के एरिया दिया, कुछ को गिलगित का दिया। मैं खुद स्कर्दू में स्टेशन था, और हमने इलेक्शन प्रोसेस में कैंपेन की। लोगों को गिले शिकवे, पार्टी के अंदर भी गिले शिकवे होते थे, और हमने उनको ओवरकम किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास
10 सीटें 24 में से हमारे पास हैं। और हमारे जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स और भी थे जो बड़े शॉर्ट मार्जिन से जिन्होंने लूज़ किया, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और सादा अक्सरियत हासिल कर पाएगी, क्योंकि मखसूस सीटें भी, ख्वातीन सीटें भी। तो क्या आपका बन रहा है फिगर, या किसी को साथ मिलाना पड़ेगा? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पहले तो सिंपल मेजॉरिटी 24 में से निकालनी पड़ेगी। तो अभी 10 हैं यहाँ पे, 7 5 और 7 इंडिपेंडेंट्स हैं। मतलब इंडिपेंडेंट्स ने सच के 2 एक पोलिटिकल पार्टी के बेस्ड के, एक पोलिटिकल पार्टी का, 4 टोटल इंडिपेंडेंट्स हैं। तो हमारी उनके साथ नेगोशिएशन जारी है और हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे। और जब वो हमारे साथ उनका मुआहदा हो गया, आइदर वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे या कुछ और भी पॉलिटिकल जो एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो उस प्रोसेस में है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनेगी। हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, हमारा स्पीकर होगा। तो चीफ मिनिस्टर के लिए अभी क्या कुछ कितने नाम फाइनल हो रहे हैं और उनकी दौड़ में कौन कौन से हैं आपके? एक तो आपके जो प्रेसिडेंट हैं, आई थिंक वो भी फेवरेट कैंडिडेट हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडवोकेट साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इवन हर मेंबर जो है ना वो एस्पायरेंट होता है, लेकिन कुछ यंग लॉर्ड्स हैं हमारे पास, कुछ पुराने सीनियर्स हैं। ये टोटली डिस्क्रिशन जो होती है ये मेरी क़यादत की होती है। चेयरमैन साहब के पास ज़ाहिर है जो रिकमेंडेशन जाएंगे उन्होंने डिसीजन करना है और एक्सेप्टेबल होगा गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी अभी आपके इलेक्टेड लोग हैं उनके लिए भी। बिल्कुल, उनको इलेक्टेड इसलिए होगा कि मैंने ऑलरेडी बतौर सेक्रेटरी जनरल मैंने जो हमारे जीत के आए थे कैंडिडेट्स, उनके पार्लियामेंट्री पार्टी जो है हमारी, उसकी मैंने मीटिंग की, मैंने खुद प्रिजाइड की। तो हमारी डिस्कशंस हुई हैं उनके साथ और वो डिस्कशन तो ऑब्वियसली हम अपनी क़यादत को कन्वे करते हैं और की भी हैं। इन लाइट ऑफ दैट डिस्कशन। अच्छा, इस्लामाबाद में ये भी चल रही है न्यूज़ के, जाहिर है गवर्नर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो होगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आई थिंक वो सीट मांग रहे हैं। नो, अगर वो हमारे साथ अलायंस में होते फिर तो उनका मांगने का हक होता। जब हमारा अलायंस नहीं है जी, जब हमारे पास अपनी तादाद पूरी है, वहाँ पे पाकिस्तान में तो उनके पास तादाद पूरी नहीं थी, तो पीपल्स पार्टी की हमायत के साथ वो गवर्नमेंट बना सके। और फिर हमारा मुआहदा था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। जब यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास है, हम इस पोजीशन में कि हम उनकी सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो हम क्यों ऑफिसर्स देंगे उनको? अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित की आवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो उसकी आप क्या डिलीवर करेंगे? यानी वफाक में किस तरीके से इनकी फ़ाइट लड़ेंगे कि ताकि इनको वो हकूक़ मिल सकें जो और सूबों के शहरियों को हासिल हैं? जितने भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की सदर जरदारी साहब की उससे पहले भुट्टो शहीद ने यहाँ पे एफसीआर खत्म की, राजगिरी निज़ाम खत्म किया। बिल्कुल ऐसा ही शराय कार्यक्रम भी एक सीधा मिसाल सामने भुट्टो शहीद का दिया हुआ है। सेकंडली मेजर इंपॉर्टेंट बात थी गिलगित के लोगों के लिए कि जो कमोडिटीज़, जो पेट्रोल और वीट, ये जिस प्राइस पे कराची थी उस प्राइस पे यहाँ पे फराम होती थी। ये भुट्टो साहब का डिसीजन था 74 का, और अभी तक हो रही है, अभी तक वो हो रही है सब्सिडीज। तो ये इनकी राइट्स की एक्नॉलेजमेंट थी भुट्टो शहीद के ज़माने से। फिर बीबी शहीद ने आपको काउंसिल दी, डिप्टी चीफ एग्जेक्टिव दिया LFO के ज़रिए, फिर प्रोविजनल आपको प्रोविंस का स्टेटस, आपको चीफ मिनिस्टर दिया, गवर्नर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने। तो चेयरमैन बिलावल ने कहा बिल्कुल कुछ ऐसे मामला ज़रूर है जो कंसिडर करने पड़ते हैं इंटरनेशनली, जो इश्यूज़ है उसके हवाले से भी। बहरहाल इसके लिए हम समझते हैं कि इनको बिल्कुल वही हकूक़ मिलने चाहिए जो पाकिस्तान के दीगर शहरियों के पास हकूक़ हैं, मौजूद हैं, और उसकी आप जंग लड़ेंगे। ज़ाहिर है आप ऑब्वियसली उसके लिए यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चाहिए। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात कही भी है, सरेआम जलसों में भी कही है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी है बोथ हाउसेज में, तो ऑब्वियसली मेरे चेयरमैन की कमिटमेंट है जब हम इस पोजीशन में आए तो इनके राइट्स के लिए बिल्कुल हम करेंगे। इसके अलावा और क्या वर्क किया है? ज़ाहिर है आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, थ्रू आवर इलेक्शन में भी अपने नुमाइंदों से भी बात हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे कौन से प्रोजेक्टों की आप सपोर्ट करेंगे जिससे यहाँ पर एक तरक्की की एक लहर नज़र आएगी? देखिए, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कम्युनिकेशन, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जितने अच्छे होंगे
उतना जल्दी ये एरिया प्रोग्रेस करे। यहाँ पे बड़े रिच माइंस हैं, बिल्कुल बड़ा रिच एरिया है मिनरल्स के लिए ये। यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल। अभी हम देख के आए थ्रू आउट शंदूर से लेके यहाँ गलगित तक सबसे ज़्यादा जो लेक्स हैं इसी डिस्ट्रिक्ट गजर में हैं, जो गलगित बल्तिस्तान का है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये बड़ा खूबसूरत इलाका है। बिल्कुल इसका बड़ा शानदार क्लाइमेट है गर्मियों में भी, और जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से 6 और 7 जो है पाकिस्तान में है। इसलिए ये बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। अभी सी पैक का जो प्रोजेक्ट चला, आसिफ अली जरदारी साहब ने इनिशिएटिव इसका लिया है। उसके अलावा यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से ये बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे ऑल टाइम फ़्लाइट्स हों, ऑल वेदर फ़्लाइट्स हों, और लैंडिंग फैसिलिटीज़ जो हैं मॉडर्न लैंडिंग फैसिलिटी वो, और एयरपोर्ट बड़ा हो। अभी आप देखें स्कर्दू में जब से दीगर एयरलाइंस को अट्रैक्ट हुआ है और वो बोइंग की फ्लाइट्स होती हैं, तो वहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 फ्लाइट्स आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट बड़ा रेफर करेगा आने के लिए। तो ये बड़ा रिच एरिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फेडरल भी सपोर्ट करेगी ज़ाहिर आप लोग की, कि यहाँ पर टूरिज़्म को इतना सपोर्ट किया जाए कि वो एज ए इंडस्ट्री काम करे और फैसिलिटीज़ भी उनको वैसे ही मिलें जैसे और दुनिया में होती है। बदनसीबी से पाकिस्तान में टूरिज़्म अभी तक इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं हो सकी। उससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑन पावर। बिल्कुल हाँ जी, यहाँ पे पावर जनरेशन के बड़े सारे प्रोजेक्ट्स जो है लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ना, बजाय कि बड़े प्रोजेक्ट्स आप लगाएं, छोटे प्रोजेक्ट्स लगा के तो आप 1 मेगावाट से लेकर 10-15 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट लगाएं, जो पावर जनरेशन आपके पास यहाँ पे हो और वो चीप होगी। जब चीप होगी तो फिर आप यहाँ पे इंडस्ट्री भी लगा सकेंगे। यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग पा रही इसलिए कि पावर इशू है, तो वो उसको ओवरकम करने के लिए हाइडल सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रन ऑफ द रिवर पे भी पावर जनरेशन है। और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे फ्रूट की डिहाइड्रेशन का कोई प्रोजेक्ट नहीं। आप देखते हैं खुबानी आपके पास पूरे वर्ल्ड में जाएगी अगर उसको सही तरीके से आप स्टोरेज हो, कोल्ड स्टोर बने हुए हैं, तो खुबानी यहाँ के गलगित बल्तिस्तान की, यहाँ का जो एप्पल है वो, और उसके साथ साथ चेरी नायाब तरीन। हाँ, तो इसलिए अभी ये गवर्नमेंट हमारी जो आ रही है इंशाल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स पे बिल्कुल इनिशिएटिव लेगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, डिस्कवर एक्सक्लूसिव में आप हमारे साथ रहें। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, ख़ास करके क्योंकि टूरिस्ट हब है गलगित बल्तिस्तान के। जितने भी खूबसूरत इलाके हैं स्कर्दू तक बेशुमार, तकरीबन अगर एवरेज निकाली जाए तो पाकिस्तान भर से और फॉरेन टूरिस्ट का जो रुख होता है 75% इन्हीं खूबसूरत वादियों की तरफ होता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फर्स्ट प्रायोरिटी टूरिज़्म को प्रमोट करना, सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसके अलावा यूथ के लिए क्या कुछ प्लान करेंगे फिर आप? देखिए, यूथ के लिए तो ऑब्वियसली अभी जो है लिटरेसी रेट यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। बाज़ एरिया में 96%, 98% है बाज़ एरिया से। और ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से आगाज़ हुआ। इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी और प्रोग्राम्स इनिशिएट करेगी। लेकिन आप ये देखें कि हर जगह सरकारी मुलाजमतें इतनी पूरे मुल्क में आप दे नहीं सकते। उसके लिए आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, आप इसको इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यूथ यहाँ का बड़ा प्रोग्रेसिव भी है। और बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो बड़ी टैलेंटेड भी हैं और उनकी लिटरेसी रेट भी काफ़ी बेहतर है। अच्छा सर, आते हैं कश्मीर के ऊपर। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी भी आपका तो वहाँ पर पीएम मौजूद हैं फैसल राठौर साहब। इलेक्शन क्या देख रहे हैं, अपने वक्त के ऊपर होंगे? देखिए, मेरी क़यादत में तो इसको डिले करें। अच्छा, रीज़न क्या है डिले करने की? रीज़न है कि उस खत्ते में अनरेस्ट है, और जब अनरेस्ट होगी तो बेशक गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, तो अनरेस्ट को आपने सप्रेस तो कर लिया होगा,
लेकिन सेंटिमेंट्स जब तक वो सप्रेस नहीं होते या सेंटिमेंट्स चेंज नहीं होते तो अनरेस्ट रहेगी। और इलेक्शन प्रोसेस में तो फिर जलसे जुलूस रैलियाँ सब कुछ होता है। मेरी क़यादत ये समझती है कि इसको आगे ले जाया जाए। तो और इन द मीन टाइम वो जो जॉइंट एक्शन कमेटी जिसको कलादम करा दिया गया उससे यानी बातचीत भी शुरू हो जाए। बातचीत देखें नहीं, अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो डायलॉग पे बिलीव करता है। अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है कि जिसमें रिजिडिटी नहीं होती। तो रिजिडिटी से मामलात हल नहीं होते। जहाँ जहाँ आपने पॉलिटिशियंस को रिजिड देखा तो उन्होंने लूज़ किया। तो मोहतरमा शहीद से लेके आप देखें चेयरमैन बिलावल हासिफ दे ऑलवेज बिलीव इन डायलॉग। तो हमने तो अपने बहुत सारे बदतरीन मुखालफों को MRD में भी रखा, ARD में भी रखा। तो एक बात उनका किसी मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। उनसे ये मेरा सवाल है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हुए कितना अरसा हो गया? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक वो क्यों नहीं कराया? ये हमें कानून सिखाते हो। बिल्कुल हैं तो वो पहले वो तो करवा लो। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, एक टाइम फिक्स्ड है फॉर डूइंग अ सर्टेन एक्ट। अगर उसमें नहीं होता तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इट कैन बी एक्सटेंडेड। मेरी बात समझिए। बिल्कुल। तो अभी इनका अंडर दी इनका जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी टर्म असेंबली की 3 अगस्त को ख़त्म हो रही है। तो आप इसको अगस्त से थोड़ा आगे ले जाएं, सितंबर में ले जाएं, 30 डेज अनाउंस कर दें, इट विल मेक नो डिफरेंस। और इट विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल के कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है और यही प्रोविजन उसमें भी होंगी। या ऑन प्रिंसिपल्स जिस प्रिंसिपल से पाकिस्तान में चीज़ें जुडिशल डिसीजन हैं उस बुनियाद पे इट कैन बी। आप कहते हैं कितना डिले होना चाहिए, मतलब कितना वक्त, कितने माह तक? मेन यही कलदम जो जॉइंट एक्शन कमेटी इसको कलदम करा दिया गया है, तो वहाँ के कश्मीर के ही बाशिंदे हैं वो। या लेकिन इनसे लेकिन उनको भी हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। और बेसिकली जो उनका इशू है वो महाजरीन की सीट पे, भाई महाजरीन भी तो कश्मीर के महाजरीन हैं ना, तो उनको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी होना, उसका फार्मूला तय हो सकता है, चेंज हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि जो माजरीन की सीटें वो कम होनी चाहिए? अगर कम हुई तो इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वीक नहीं हो पाएगा? इससे कम करने से मौक़िफ़ नहीं होगा। इट्स द पॉपुलेशन इटसेल्फ। आप 1, 2, 3 ऑप्शंस पे बात कर सकते हैं। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे आ सकते हैं। आप जिस तरह पाकिस्तान में रिजर्व सीट्स देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं ऑन बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असेंबली, उसी बेसिस पे आपको वुमेन सीट भी मिलती हैं, उसी की बुनियाद पे आपको माइनॉरिटी सीट भी मिलती है। इसी ऐसा प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें डायलॉग से तय हो सकती हैं। अच्छा, ज़्यादातर कहा जा रहा है कि वहाँ पर फॉरेन एलिमेंट भी मौजूद है, यानी जैसे कि किसी भी एजुकेशन के इदारे में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, वहाँ पर भी लोग बदकिस्मती से पाकिस्तान का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि उन लोगों को कैसे हम दोबारा लाएंगे और अपने साथ, हालांकि उनको भी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सब्सिडीज़ की हर लिहाज से, गवर्नमेंट मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट उनको पैकेजेस भी देती रहती है। तो ये हालात कहाँ पर जा रहे हैं कश्मीर के? बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी हमारे सामने है इशू, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, फाटा में। तो अब कश्मीर जो बिल्कुल हमारी, जिसको हम शहरक कहते हैं, उसको काटने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये कौन से एलिमेंट हैं इसमें? देखिए, ये कोई ज़्यादा तादाद के लोग नहीं हैं। ये चंद वो लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हों, चंद वो एलिमेंट हैं जो एंटी स्टेट काम करते हैं, एट द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान दुश्मनों के हाथ में लगे होते हैं। लेकिन ये जो लोग जो आवाज़ें जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये कोई ज़्यादा मौसर आवाज़ें नहीं हैं। वो फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स। आपको पता है कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर भी बड़ा हॉस्टाइल है, वेस्टर्न बॉर्डर भी बड़ा हॉस्टाइल है। इस रीजन में पाकिस्तान की अपनी एक पोजीशन है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी सॉवरेंटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये एलिमेंट है, ये ज़रूर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इग्नोरेबल एलिमेंट है, लेकिन इनको समझाने की ज़रूरत है। जब हम टूरिज़म की बात करते हैं, आपका अपना फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है यहाँ पर, जिसका आपको मन चाहता है कि बार बार उसका विज़िट करें? देखिए, प्राइमरीली जो ट्रैवलिंग का अभी वो स्कर्दू ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि वहाँ पे फ्लाइट्स ज़्यादा हैं बाय एयर।
यहाँ पे रोड्स अभी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो क्लाइमेट के चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं वो इस एरिया में भी हैं। तो यहाँ पे बाई रोड जो है रोड स्लाइड हो जाती हैं, रोड बंद हो जाती हैं। गिलगित में फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन अब ये थोड़ा ज़रूर सहूलत है कि गिलगित और स्कर्दू का ट्रैवलिंग टाइम को 3.5-4 घंटे है। लोग इस तरह भी करते हैं कि स्कर्दू आके जाए, लेकिन इसका हर एरिया खूबसूरत है, हर वैली खूबसूरत है। आप शिगर को देख लें, आप खपलू को देख लें, स्कर्दू में आप शंग्रीला को देख लें, कचूरा लेक को देख लें, इधर यहाँ पे नलतर को देख लें, हुंजा है, नगर है, इवन अप टू सुस्त बॉर्डर, हर एरिया खूबसूरत है। लेकिन ओनली थिंग इज़ कि अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो बेहतर होने चाहिए और लोगों को फैसिलिटीज़ मिल सकें। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।